वो भयानक रात, भाग 5। मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा। यहाँ दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं दिख रही। जब से हम यहाँ फंसे हैं, मुझे तो एक गाड़ी सड़क से गुजरती हुई भी नहीं दिखी। ना जाने ये काली मनूस अमावस की रात आज क्या बुरी बला लेकर आई है हमारे लिए। अर्चना पूरी तरह डरी हुई थी और बार बार भगवान का नाम जप रही थी। दूर दूर तक वाकई कोई भी गाड़ी नजर नहीं आ रही थी। अब तो संग्राम सिंह भी गहन चिंता में डूबने लगे थे, पर वो अर्चना की बात का समर्थन नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि ये रात मुसीबत से भरी जरूर थी, पर ये अमावस और भूत प्रेत की बातें संग्राम सिंह जैसा फौज में कई साल काम करने वाला दिलेर आदमी कभी नहीं मानने वाला था। पर क्या वाकई किसी चीज को ना मानने से उस चीज के होने को नकारा जा सकता है? पर आज की रात किसी ऐसी भयानकता का संकेत दे रही थी जो किस हद तक मनहूस थी, ये कोई भी नहीं जानता था। पर अभी तक कुछ ऐसा भी नहीं हुआ था जिससे कोई भी व्यक्ति ये मान ले कि इन घटनाओं में अमावस की काली रात में घूमने वाली अनजान शक्तियों का कोई हाथ है। दरअसल सच्चाई जब तक सामने नहीं आती, लोग उसे टाल देते हैं, पर जब वो नंगी होकर सामने आ खड़ी होती है तो उसे छुटलाना नामुमकिन हो जाता है। राहुल को गए हुए अब तक 10 मिनट से ज्यादा हो चुके थे। ना जाने राहुल सड़क किनारे दिख रही उन झाड़ियों में कहाँ गुम हो गया था। इस बात को चिंता का विषय बन जाना अब लाजमी था। ये राहुल अभी तक क्यों नहीं आया? जरा देखिए ना, कहीं कोई मुसीबत में ना फंस गया हो। अर्चना का डर अब भी चरम पर था और गीता बिना बोले अर्चना का हाथ थामे अपने डर को अपने में समाये थी। राहुल, राहुल, राहुल! संग्राम सिंह और गीता ने अगले ही पल आवाज देना चालू कर दिया, पर उस तरफ से कोई भी जवाब नहीं मिला। ना ही राहुल उन झाड़ियों में कहीं नजर आया। पापा, राहुल कहाँ चले गए? मुझे अब सच में बहुत डर लग रहा है। प्लीज आप कुछ कीजिए ना। मम्मी, ये सब क्या हो रहा है? हमें राहुल को उधर जाने ही नहीं देना चाहिए था। पापा प्लीज कुछ कीजिए ना, प्लीज। अब गीता ने लगभग रोना चालू कर दिया था। दूसरों की मदद करने के चक्कर में हम खुद मुसीबत में ना फंस जाए। अर्चना का ममतामयी दिल राहुल के लिए चिंतित था। ऐसा कुछ नहीं होगा, ये सब बकवास बातें बंद करो, वो जरूर आएगा। संग्राम सिंह अब भी उस स्थिति को संभालने में लगे थे, पर कुछ देर के बाद गीता और अर्चना की बातों से संग्राम सिंह भी अपने इकलौते बेटे राहुल की चिंता में घिर चुके थे। अब तो संग्राम सिंह ने भी राहुल का नाम लेकर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया था, पर जाने क्यों ऐसा लग रहा था जंगल उन लोगों की आवाजों को उस तक पहुंचने नहीं दे रहा था। ये रात ऐसी लग रही थी जैसे पूरा आकाश काली स्याही में डूब गया हो। उनके कार एक्सीडेंट के बाद से ही जंगल ने जैसे अपना रंग बदल लिया हो। इतनी रात सड़क पर एक फैमिली और उसमें से एक सदस्य गायब था और कार का लगभग एक्सीडेंट हो चुका था, जिसमें पूरा परिवार बाल बाल बचा था। क्या वाकई ये सब किसी नियति का खेल होने जा रहा था या सहयोग मात्र था? पर शायद चुपचाप सड़क पर खड़े होकर तमाशा देखने का समय अब जा चुका था। संग्राम सिंह राहुल को ढूंढने के लिए सड़क से नीचे उतरकर उन झाड़ियों की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगे। कार की जलती हुई लाइट सी आसपास थोड़ा उजाला फैलाए हुई थी, जो कि ज्यादा साफ तो नहीं थी, पर उसके अलावा कोई चारा भी नहीं था। गीता, गीता, तुम मम्मी को लेकर कार में बैठो, मैं राहुल को लेकर आता हूँ। नहीं पापा, आप भी मत जाइए। तुम्हें जैसा कहता हूँ वैसा करो, कार के अंदर जाओ, मैं नहीं चाहता कोई और मुसीबत आए। संग्राम सिंह ने झाड़ियों की तरफ बढ़ते हुए पीछे मुड़कर कहा। संग्राम सिंह अपनी फैमिली को इस मुसीबत से निकालने की भरसक कोशिश कर रहे थे, लेकिन चिंता उन्हें भी सताई जा रही थी। ना तो वो राहुल को छोड़ के भाग सकते थे और ना ही उसका पता लगा पा रहे थे, क्योंकि अगर फैमिली को छोड़ के जंगल में गए तो इन पर भी मुसीबत आ सकती थी। पर अब जाने के अलावा कोई चारा भी नहीं रह गया था, क्योंकि अब तक कोई भी उस सड़क से गुजरा नहीं था जिससे मदद की गुहार लगाई जा सके। संग्राम सिंह अपने बेटे का नाम ले लेकर जंगल में बढ़ने लगे। संग्राम की चाल
आज डगमगा रही थी, पर शायद ये एक फौजी के कदम नहीं, एक बाप के कदम थे जो अपने बेटे को ढूंढ रहे थे। आंखें सिर्फ राहुल को तलाश रही थी। संग्राम सिंह झाड़ियों की तरफ बढ़ते हुए बार बार पीछे मुड़कर गीता और अर्चना को भी देख रहे थे, जो कि कार के पास ही अब तक खड़े थे और एक दूसरे को पकड़े हुए थे। संग्राम सिंह राहुल का नाम पुकारना चाहते थे, पर उनके लफ्जों पर जैसे ताला लग गया हो। वो लगातार जंगल में अंदर बढ़ रहे थे। गीता और अर्चना की नजरों से भी वो ओझल हो चुके थे। संग्राम सिंह आज किसी फौज के मिशन पर नहीं, बल्कि बेटे की तलाश में थे। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ और घना काला अंधेरा अपने पैर पूरी तरह पसारे हुए था। राहुल का अब तक कोई अता पता नहीं चल पाया था, लेकिन तभी सामने संग्राम सिंह को एक और झाड़ियों का झुंड नजर आया। अचानक झाड़ियों से कुछ सरसराहट की आवाज आने लगी। वो सड़क से दूर उन झाड़ियों के अंदर आ चुके थे। गीता और अर्चना अब नजर से दूर हो चुके थे और संग्राम सिंह को इस बात का अब कोई एहसास भी नहीं था। उनके कदम उस तरफ बढ़ने लगे। कुछ ऐसा ही दृश्य था जैसे कोई इंसान ना चाहकर भी मूसल में अपना सर देने जा रहा हो। तभी ऐसा लगा कोई तेजी से उन झाड़ियों से बाहर आ रहा हो। संग्राम सिंह का दिल अब जोरों से धड़कने लगा था, लेकिन बेटे को ढूंढने के जुनून में उनके डर को थामे रखा था। लगातार उनका दिल भी भगवान से दुआ करने में लगा था कि अब कोई मुसीबत दस्तक ना दे जाए। संग्राम सिंह झाड़ियों के करीब पहुंचे ही थे कि कोई झाड़ियों से एकदम से बाहर निकला और उसे देखते ही संग्राम सिंह के कदम एकदम से रुक गए और उनके चेहरे पर पसीना टपकने लगा। पर वो कोई और नहीं, राहुल ही था। इस कहानी का अगला अध्याय आप जल्द ही सुनेंगे। वो भयानक रात, भाग 6। संग्राम सिंह झाड़ियों के करीब पहुंचे ही थे कि कोई झाड़ियों से एकदम से बाहर निकला और उसे देखते ही संग्राम सिंह के कदम एकदम से रुक गए और उनके चेहरे पर पसीना टपकने लगा। पर वो कोई और नहीं, राहुल ही था, जो पसीने से लगभग भीगा हुआ था और पूरी तरह हाँफ रहा था। राहुल! पापा! पापा! बाप बेटी की जबान जैसी रुक सी गई थी। टॉर्च की रोशनी में संग्राम सिंह ने राहुल को इस बुरी हालत में देखा तो दंग रह गए। वो कुछ पूछते उससे पहले ही राहुल ने कहा, पापा! पापा, जल्दी निकले यहाँ से। और वो संग्राम सिंह का हाथ पकड़ के उन झाड़ियों के पास से ऐसा भागा जैसे कोई बड़ी मुसीबत आ गई हो। संग्राम सिंह भी कुछ ना कह पाए और ना ही कुछ कहने का मौका दिया। संग्राम सिंह ने जाने राहुल के चेहरे पर किसी ऐसे भाव को देख लिया था कि कोई सवाल ही ना पूछ सके। दोनों उस जंगल से इस कदर भाग रहे थे जैसे जाने कितने दिन अंदर पहुंच चुके थे। उस जंगल में कुछ तो अजीब था, या कहें बहुत कुछ अजीब हो रहा था। आज रात हुई एक भी घटना साधारण नहीं थी। ना जाने ये किस भयानकता से जुड़ने वाली थी। कुछ घटनाएं जिंदगी में बदलाव का आगमन करती हैं और यहाँ तो ये घटनाएं असाधारण ही लगने लगी थी। संग्राम सिंह और राहुल जंगल से जल्द ही बाहर आ गए। दोनों अब भी खामोश थे, पर सड़क पर अब कार नजर नहीं आ रही थी। जब दोनों कार के पास पहुंचे, वहां गीता और अर्चना नहीं दिख रहे थे। हे भगवान, अब ये दोनों कहां चले गए? संग्राम सिंह ने कार के पास आते ही हांफते हुए कहा। अब उनका गला भी सूखने को था। पहले राहुल को ढूंढने की बेचैनी और अब ये दोनों, ये क्या हो रहा था? वहीं राहुल इतना खुद डरा हुआ था कि वो कुछ नहीं बोल पा रहा था और जल्दी से वो कार के अंदर जाके बैठ गया, जैसे किसी जानवर के डर से बच्चा पलंग के ऊपर चढ़ जाता है। संग्राम सिंह राहुल के इस व्यवहार से कुछ चौंक से गए। राहुल से भी उनके पास कुछ सवाल पूछने का समय नहीं था। वो शायद राहुल की खामोशी का मतलब कोई डर मान चुके थे। वो सड़क के चारों तरफ पत्नी और बहू को पुकारने लगे, अर्चना! गीता! अर्चना! गीता! ना जाने वो दोनों भी कहां गायब हो गई थी।
संग्राम सिंह दौड़कर कार के पास आए और खिड़की से अंदर झांककर राहुल से पूछने लगे, बेटा ये दोनों तो यही खड़े थे, लेकिन अचानक कहाँ चले गए? राहुल अब भी शांत था और संग्राम सिंह की किसी भी बात का जवाब नहीं दे रहा था, जैसे वाकई ही उसे किसी सांप ने सूंघ लिया हो। कार के चारों तरफ अंधेरा जैसे और बढ़ गया था। संग्राम सिंह अब कार की दूसरी तरफ भागकर उन दोनों को पुकारने लगे, अर्चना, गीता, अर्चना, गीता। संग्राम सिंह की हालत उस फौजी की तरह हो चुकी थी जिसके पास ना तो लड़ने के लिए बंदूक थी और ना ही अपने देश के बॉर्डर का पता, और साथियों का साथ तो भूल ही जाओ। संग्राम सिंह सूखे गले से जोर जोर से चिंगाड़ रहा था, पर वो जंगल शायद अपनी ही मौज में था। वो जंगल संग्राम सिंह की आवाज को इस कदर अपने अंदर समा रहा था कि कोई भी आवाज गूंज नहीं रही थी। संग्राम सिंह सड़क के दोनों ओर पागलों की तरह चिल्लाए जा रहा था, अर्चना, गीता, अर्चना, गीता। इस एक रात में जैसे सब कुछ बदल चुका था। संग्राम सिंह की पत्नी और बहू गायब थी और उनका बेटा खामोश हो चुका था। इस कहानी का अगला अध्याय आप जल्द ही सुनेंगे।